हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश साइड क्लासेस पर। आज हम आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच एज अ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे, आज हम इसके बारे में सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से यहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बैंक हो, एसएससी सीजीएल हो, एनडीए हो, टेट हो, सुपर टेट हो, कैसे यहां से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, सारी बातों को हम जानेंगे। आइए बिना देर किए हुए हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में। देखिए विच, सबसे मेन पॉइंट है कि विच का प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं एज ऑब्जेक्ट। एज अ ऑब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं विच का प्रयोग। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से यह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस में कितने प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले पॉइंट आप जान लें विच के बारे में। जो विच है वह सेंटेंस में 3 प्रकार से कार्य करता है। कभी यह सेंटेंस में कंजंक्शन का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, कभी यह प्रश्न पूछने का कार्य करता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, दो नाम इसका रहा। और एक कंडीशन जो हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी सेंटेंस में कार्य करता है, लेकिन किस किस कंडीशन में? यह कंजंक्शन का कार्य करेगा, यह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा और रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। वह सब हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि विच का प्रयोग एज ए कंजंक्शन, विच का प्रयोग एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और विच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, जब ये कंजंक्शन का कार्य करेगा तो इसका जो हिंदी अर्थ है वह कौन सा, कौन सी, ऐसा सेंस आएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी इसका सेंस कौन सा या कौन सी। इस कंडीशन में यह चॉइस को शो करता है, चॉइस बताता है, या कह सकते हैं ये सिलेक्शन, चुनाव देता है, चुनाव करता है। और जब इसका प्रयोग आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो इसका जो मीन्स निकलेगा जिसको, ऐसा सेंस देगा ये एज अ ऑब्जेक्ट। दूसरी पॉइंट आप जान ले तो पहली पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी कि विच का प्रयोग 3 प्रकार से सेंटेंस में किया जाता है, एज अ कंजंक्शन, एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हम पढ़ने क्या वाले हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले हम एक बात और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो इसके बारे में सेकेंड पॉइंट ये है कि जो विच का प्रयोग होता है वह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, लेकिन कितने परसेंट तक? 99% तक। ध्यान दें, 99% तक विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है और 1% इसका जो प्रयोग है वह नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ एनिमल्स, वह भी नेम ऑफ एनिमल्स अर्थात जानवरों के नाम के लिए इसका प्रयोग 1% किया जाता है, किंतु व्यक्ति के नाम के लिए इसका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी पॉइंट क्या है कि विच का जो प्रयोग है वह नॉन लिविंग थिंग्स 99% करेंगे आप और 1% ये नेम ऑफ एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है। आइए जानते हैं
किस रूप में यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कब यह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जब विच का प्रयोग आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो इससे दो सेंटेंस के पैटर्न्स बनते हैं। पहला पैटर्न, द प्लस नाउन प्लस विच, द प्लस नाउन प्लस विच प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर एक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, एक पैटर्न यह इसका बनेगा। जो दूसरा पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर विच, फिर एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, अर्थात विच का प्रयोग इन्हीं दोनों पैटर्न्स पर यूज किया जाता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन कब यह ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा? जब विच के तुरंत बाद एक सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया गया हो। देखिए, विच के तुरंत बाद वर्ब भी आती है, लेकिन जब विच के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया हो तो यही विच ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगेगा, यही विच ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। लेकिन जब इस विच के पहले, देखिए, विच के बाद सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और विच के पहले ऑब्जेक्ट के प्लेस पर द प्लस नाउन हो तो यही रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। दोनों कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। कब यह ऑब्जेक्ट बनेगा? जब विच के तुरंत बाद क्या आया हो? सब्जेक्ट आया हो तो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। कब यह रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा? जब विच के पहले द प्लस नाउन हो, और वह भी नाउन नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई निर्जीव वस्तु हो या नेम ऑफ एनिमल्स हो, तभी यह रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। देखिए, दो कंडीशन होनी चाहिए। इस पर भी, पहले पैटर्न पर भी यह निर्जीव वस्तु हो, निर्जीव हो या नेम ऑफ एनिमल हो, नेम ऑफ एनिमल्स हो, और इसके तुरंत बाद विच आएगा। तो जब विच के पहले वह नाउन हो जो निर्जीव हो तो यह कार्य किसका करेगा? इस पैटर्न पर भी यह रिलेटिव प्रोनाउन का भी कार्य करेगा। और जब इसके तुरंत बाद वर्ब हो यहां पर, तो इसी का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के रूप में कर देंगे, अर्थात यह ऑब्जेक्ट के रूप में कहा जाएगा। तो हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन विच एज ए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दो पैटर्न रखता है। पहला पैटर्न ऐसा होगा और दूसरा पैटर्न ऐसा होगा। अब जानते हैं, अब यहां जान लेते हैं कि ये दो पैटर्न विच का एज अ ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन किस प्रकार से यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं? तो पहले पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, चाहे पैटर्न यह हो चाहे पैटर्न यह हो, आपको पता है कि विच का प्रयोग, हमने पहले बताया कि विच का प्रयोग 99% नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है और 1% नेम ऑफ एनिमल्स। अगर नॉन लिविंग थिंग्स और नेम ऑफ एनिमल्स न हो फिर भी विच का प्रयोग कर दिया गया हो तो वह सेंटेंस तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। अगर नेम ऑफ एनिमल्स हो या नेम ऑफ या कोई निर्जीव वस्तु हो और विच के अलावा कोई दूसरा प्रोनाउन जैसे हु ला दिया गया, हुम ला दिया गया, तब भी वहां पर एरर बनने का चांस है। तो चाहे वह यहां को रिप्लेस करेगा वर्ड, चाहे वह इसी को रिप्लेस कर देगा। दोनों तरीका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा, द हाउस। देखिए, द हाउस, अगर मैंने इसको हुम लिख दिया, हुम
हैज बॉट इज माइन। तो एरर आपको दिख रही होगी कि जो whom होता है यह भी एक ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग किया जाता है। यह भी इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं किया जाता है। यह सिर्फ यूज किया जाता है नेम ऑफ पर्सन के लिए। जब इसके पहले की नाउन नेम ऑफ पर्सन होगी तभी आप इसका प्रयोग करेंगे, whom का प्रयोग करेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि इसके पहले की जो नाउन है वह एक निर्जीव वस्तु है। कैसी वस्तु है? निर्जीव। और निर्जीव के लिए कभी भी which का प्रयोग, whom का प्रयोग नहीं किया जाता है। whom का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में है। तो कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग एज अ ऑब्जेक्ट किया जाता है, एज ए निर्जीव वस्तु के लिए, एज ए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए? तो वह कौन है? विच है। इसका मतलब क्या हुआ? whom के प्लेस पर आप किसका प्रयोग कर देंगे? विच। जैसे विच का प्रयोग किए यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया है। एक और एग्जांपल आप देखने का प्रयास करिए। दिस इज द पेन। देखिए, दिस इज द पेन, फिर लिखा मैंने whom I purchased फ्रॉम द मार्केट। अब बताइए, whom दिया गया है, फिर वही कंडीशन है, इसके बाद सब्जेक्ट आया है तो whom एज ऑब्जेक्ट है, इसके पहले नाउन आई है तो whom एज ए रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां भी रिलेटिव प्रोनाउन है और यहां भी रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जो इसका यूज है वो नेम ऑफ पर्सन के लिए होता है। क्या ये नेम ऑफ पर्सन है? जब नेम ऑफ पर्सन नहीं है तो सेंटेंस क्या हो गया? इसी पार्ट में, इसी वर्ड में क्या है? एरर है। तो आप क्या करेंगे? इस whom को रिप्लेस करके लिख देंगे करेक्ट के रूप में दिस इज द पेन, whom नहीं विच, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग किया जाता है एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट। इस समय ये किस कंडीशन में है? एज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आया है? सब्जेक्ट आई आया है। तो दिस इज द पेन विच आई परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। अब सेंटेंस आपका पूरी तरह से क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है। तो पहली पॉइंट आप जानिएगा ये कि विच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है, विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के भी रूप में किया जाता है। जब विच बीच में आता है और अपने पहले अपना इंसिडेंट, अपना पूर्ववर्ती शब्द लाएगा तभी वो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। और विच जो रिलेटिव प्रोनाउन, जो उसका पूर्ववर्ती शब्द होगा वह केवल नॉन लिविंग थिंग्स हो या नेम ऑफ एनिमल्स हो तभी वह एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। जब विच के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे तो विच का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में किया जाएगा, और जब विच के तुरंत बाद आप कोई सब्जेक्ट ला देंगे तो उसका प्रयोग एज ए ऑब्जेक्टिव केस किया जाएगा। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस कंडीशन में कब आप विच का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट करेंगे और क्या कैसे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सारी बातें आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब विच का एक और फंक्शन बचा है, पोजेसिव केस ऑफ विच। जो विच का पोजेसिव केस है उसको मैं अगली वीडियो में आपको लेकर आने वाला हूं। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, सारी बातें आपको समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, जितना अधिक हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।